पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। अरे भैया खाली पेट। अरे चिंगम सर, मुझे समोसे ला कर। अय्यम्मा चिंगम का चाहूँ तो बतना इम्पॉसिबल, बोलो तो इम्पॉसिबल। एक और वो ऑगी इन द कॉकरोचेस। अरे भैया, अरे रोक दो भैया, ये कौन सा हमला हो गया भैया। ओए तू आगे बढ़ता चल, मैं तेरे साथ हूँ। आओ ढाक ढाके ढाए टेंशन डालो वाले बीबी बोले। ये अरे इतनी बात में तो बकला गया रे बाबा। नहीं रुको ना, चुपो ना आलम, ये बात ना कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो है मैं बैठा हुआ हूँ, लालू बोलता है हमको। यहाँ पर ये भी बैठी हुई है मोहतरमा। मैंने रोजगार का बात छेड़ के बहुत गलत किया। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, हमको लगता है पेपर सब पानी से बनाता है जो लीक हो जाता है। मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे बीच में तरह तरह के मुद्दे आते रहते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। कहते हैं ना कि सफर में आपको कब कौन मिल जाए ये तो आपको भी मालूम नहीं होता। आपका सफर कितना और ज्यादा अच्छा हो जाए इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। और मुंबई तो सपनों की नगरी है। सपनों की नगरी में कब कौन टकरा जाए, कौन बड़ा कलाकार तो कौन ऐसा कलाकार जो हर दिल में राज करता हो। और ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ। हम अपनी टीम को लेकर जब ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए थे तो हमें ऐसे कलाकार मिले जो शायद ही किसी के दिल पर राज ना करते हो। भागलपुर के, बिहार के रहने वाले आदर्श आनंद जी हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा भी करेंगे, समझेंगे, कई चीज़ों पर बातचीत कर रही है क्योंकि आदर्श आनंद जी जो हैं वो पहली बार हमारे हाथ लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक लंबे समय से आप सबने देखा होगा कि बेहद चर्चित चेहरा बन चुके, अपनी वीडियो के माध्यम से, अपनी कलाकारी के माध्यम से आप सबको हंसाते रहे हैं। और एक बहुत फेमस गीत उनका बेरोजगार को लेकर, जिसने न केवल एंटरटेनमेंट की दुनिया में बल्कि राजनीति की दुनिया में भी हंगामा खड़ा कर दिया था। ये ऐसा गीत है जिसको लेकर अब चर्चा करनी ज़रूरी है। आदर्श जी हमारे साथ हैं और कहते हैं ना कि हुनर यूं करो कि आपका हुनर बोलने लग जाए, आपकी मेहनत दिखने लग जाए। तो ये भागलपुर से निकलकर सर मुंबई के अंदर शूटिंग कर रहे हैं। अब आप समझिए कि इनकी मेहनत और हुनर किस मुकाम तक पहुंच चुका होगा कि मुंबई में लगातार इनका शूटिंग शेड्यूल तैयार है। बहुत बहुत स्वागत है सर। आनंद जी, आखिरकार आपसे मुलाकात हो गई। बड़ी इच्छा थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात की जाए और समझा जाए कि आखिरकार इतना ज़्यादा भागलपुर को आपने फेमस कर दिया है कि जो लोग नहीं जानते थे, मुझ जैसे दिल्ली के रहने वाले लोग पहले भागलपुर को शायद नहीं जानते थे। बिहार के नाम से, पटना के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन भागलपुर और आदर्श आनंद क्या है कनेक्शन? हमारा जन्मभूमि भागलपुर है जी। और जिसका जन्म उस सरजमी पर हो तो उसको इस चीज़ का क्या बोलते हैं, व्याख्यान करने का ज़रूरत नहीं है कि क्या मायने रखता है हमारे लिए। तो हमारे लिए वो जो मिट्टी है सीने से और इस चमड़ी से चिपकी हुई है, क्योंकि हमारा बचपन उसमें गुजरा है, मट्टी चाटते हुए, खेलते हुए, खाते हुए। तो उस रग रग में भागलपुर की मिट्टी है। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू भागलपुर के लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भागलपुर ने मुझे इतना प्यार दिया है, भागलपुर और अब पूरा देश आपको प्यार दे रहा है। बस ये आप लोगों का प्यार है। थैंक यू वेरी मच कि इतने प्यारी इतने अच्छे से एकदम बेबाकी के साथ इन्होंने जो बयां किया है हमारे लिए, दिल से शुक्रिया था। धन्यवाद सर। आदर्श आनंद व्यक्तिगत तौर पर कैसे व्यक्ति हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद? थोड़ा सा पहले मैं आदर्श के बारे में जानना चाहती हूँ। वो आदर्श नहीं जो इस वक्त स्टार बन चुका है, जो शूटिंग पर जाता है, जो वीडियो में कला
अलग अलग तरीके की कलाकारी दिखाता है। मैं उस आदर्श को जानना चाहती हूँ जो भागलपुर का एक लड़का है और जिसने कभी सपना सोचा होगा, कभी ख्याल उसके मन में आया होगा कि कुछ किया जाए। नॉर्मल इंसान है भाई, जैसे अभी हम लोग जहाँ पर बात कर रहे हैं, हम बहुत ट्रांसपेरेंट इंसान हैं। जहाँ पे जो चीज़ होता है हम क्लियर बोल देते कि हाँ ये होटल में भी शूट हो रहा है, बहुत प्यारा सा। और यहाँ के लोगों से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया है, यहाँ के हर एक इंसान से। आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ ये बहुत बेस्ट लगता है। मतलब कि लोगों से ना मिलते रहो, जुलते रहो, बातचीत करते रहो, खुश रखते रहो। क्योंकि जब मैं गहराई से सोचने लगता हूँ तो हमको ये लगता है कि आज है ज़िंदगी, फिर कल नहीं है, फिर उसके बाद कौन और क्या। जी। बस एक ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी को बांटते रहो, लोगों के साथ घुल मिल कर रहने की कोशिश करो, बड़े बुज़ुर्गों को साथ लेकर चलो। हाँ, अपने इखलाक को मत खो, जो आपके माता पिता से आपको मिलता है, जो तालीम आपको मिलती है, उसको एकदम बांटते रहो चारों ओर। तो आदर्श नॉर्मल सा बंदा है और सबके साथ घुलना मिलना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी भी उसके अंदर वो बचपना है। अभी बाहर में हम सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे, क्रिकेट आपने बोला था ना, क्रिकेट खेलेंगे हम लोग शूटिंग के बाद जरूर खेलेंगे, तो आपने बोला था, तो मैं उस जोन में चला गया जिस जोन में हम सभी लोग दोस्त लोग मिलकर पिच बनाते थे। और हमारे बिहार में बोलते कोदरा, ठीक है, फावड़ा जिसको बोलते हैं, वो लेकर आओ और रस्सी के साथ एक माहौल बनता था। फिर दुरमुस लाके उसको ठोकते थे, उसको प्लेन सपाट करते थे, फिर जाके खेलने आते थे। बांस की डंटी से हम लोग वो स्टंप वगैरह बनाते थे, किला वगैरह बनाते थे। तो उस जगह पे हम पहुंच गए। तो हम मतलब वही है। और हमको लगता है कि आप ये तो आप बोल रहे हैं कि आप स्टार हैं, जो भी है, हमको वो लगता ही नहीं है। डाउन टू अर्थ हैं आप काफ़ी, ये बात तो मैं भी कहूँगी। आदर्श जी से मैं मिली और मुझे नहीं लगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही हूँ जो इस वक्त कहते हैं ना स्टार बन चुके हैं और कामयाबी की बुलंदी छू रहे हैं। तो आदर्श जी, आप डाउन टू अर्थ हैं और आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि आप कितने भी बड़े लेवल तक चले जाएं लेकिन भगवान आपको हमेशा ज़मीन से जोड़ कर रखे। बिल्कुल, वो ज़मीन से जोड़ कर नहीं रखता है, आपको रखना पड़ता है। उसने तो आपको ज़मीन दे दिया है, अब आप उसको कैसे संभालते हैं, मार करते हैं या खून खराबा करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ज़मीन आपको नसीब है, बस उस ज़मीन की तह को छोड़ना नहीं है। और ज़मीनी अस्तर से लोगों के साथ मिलिए जुलिए, मतलब मज़े दीजिए। मतलब लोगों से जब आप बैठकर बातें करते हैं, लोगों से जब आप हंसी मजाक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, कोई अगर रो रहा है उसके आंसुओं को पोंछते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इंसान को घुलते मिलते रहना चाहिए और पोलाइट रहना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है बहुत। और कहते हैं ना यूपी और बिहार के लोग तो वैसे ही सबसे अच्छे से मिला करते हैं, लेकिन जो है ना यूपी बिहार का जो अभी लोगों की जो मेंटालिटी है वो अलग है बाहरी दुनिया में। यूपी बिहार का है तो मतलब कट्टा लेकर घूमता होगा, यूपी बिहार का है मतलब गमछा बांध के घूमता होगा, यूपी बिहार का है मतलब कि वो पान चबाता होगा, यूपी बिहार का है तो लिट्टी चोखा ज़रूर खाता होगा। अरे नहीं भाई, यूपी बिहार का है तो इंग्लिश नहीं जानता होगा। अरे यार क्या कह रहे हो आप। यूपी बिहार का है कलम चलाना जानता है, यूपी बिहार का है पान की जगह वो प्रसाद खाना जानता है, यूपी बिहार का है वो गमछा तो बांधेगा ठीक, लेकिन यूपी बिहार का है गमछे की जगह वो जो कहते हैं ना कि आप उतरन में कपड़े दिए जाते हैं, लिए जाते हैं, ये भी करते हैं यूपी बिहार के लोग कि पुराने कपड़े को भी पहनता है वो। तो यूपी बिहार के लोगों में ये सारी चीज़ें हैं। ये नहीं है कि आओ ना हमारा बिहार में ठोक दें कट्टा कपाड़ में, नहीं भाई, बहुत गलत, ये गलत मतलब ये क्या बोलते उसको माइंड सेट बनाकर, परसेप्शन बना कर रखा है लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार के लोग, यूपी बिहार के लोग बहुत ही हम अपनी बात कर रहे हैं, बाकी का पता नहीं हमको। हम ऐसे हैं कि अगर हम सत्तू पी रहे हैं तो सामने वाले को भी इंसिस्ट करके सत्तू पिलाने की कोशिश करेंगे। अगर हम चाय पी रहे हैं तो सामने वाले को बोलेंगे तुम चाय मत पियो, इससे एसिडिटी होती है, ये स्वभाव रखते हैं। फिर शायद हमारी थोड़ी सी यहाँ पर बात अनबन हो जाए, क्योंकि मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ। अच्छा। और आप शायद नहीं पीते होंगे, तो और आप कलाकार भी हैं। आपके कप में चाय रहेगी, हमारे कप में चाय की हवा, बस उसकी लेकर देखेंगे क्या। चलिए आदर्श जी, शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, मैं ये पूछना ज़रूर चाहूँगी क्योंकि पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। हालांकि इससे पहले आपने एक इंटरव्यू में ज़रूर कहा कि मीडिया वाले मेरे से मिलते तो सवाल ज़रूर पूछते हैं कि कैसे शुरुआत हुई और क्यों की, मतलब मन में क्या चल रहा था। तो माफ़ी के साथ ये तो मुझे ज़रूर जानना है कि कैसे शुरुआत की
अचानक से वीडियो बनाना शुरू किया या प्लानिंग की, क्या आया मन में? ये 4 साल की जब उम्र में हम थे जी। जो पिताजी के वजह से ये सारी चीज़ें मेरे अंदर जो भी मैं करता हूँ आज, तो मैंने कई इंटरव्यूज़ में बोला ही इज़ नॉट माई फादर, ही इज़ माई गॉड फादर। GOD गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, वही सब कुछ है जी। और उनके ही कहते हैं ना, उनके ही वजह से मेरे अंदर जो भी कलाकारी है वो सारी चीज़ें, स्टेज पे बोलना, अगर मैं 2 अल्फाज भी बोल रहा हूँ, 2 शब्द भी बोल रहा हूँ, तो ये उनकी ही देन है, मेरे पिताजी की। तो मार धाड़ के स्टेज पे चढ़ाना सिखाया, मार धाड़ कर बहला फुसला कर मेकअप करके कॉस्ट्यूम पहना कर स्टेज पर उतारना सिखाया। तो क्या बचपन से ही आप हाँ, ये सब जब करते 4 थे? साल की उम्र में थे तब से मैं ये सब सारी चीज़ें कर रहा हूँ। स्टेज शोज़ वगैरह करते थे। शुरुआत हमको लगता है कि हम अभी शुरुआत वाले ही फेज़ में हैं, हमने शुरुआत किया ही नहीं है, हमको ऐसा लगता है अभी भी। लेकिन पिताजी की वजह से 4 साल की उम्र में जब थे तो उनकी ही वजह से जी। पापा हमको देते थे, उठा के पटक के एकदम देते थे पीठे पे कोहनी। और डांस करना सीखा, क्योंकि घर पे अकेले बच्चे लोग डांस करते हैं ना, चले छैया 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 छैया, फिर कोई आ जाता, बेटा दिखाना जरा, जी ना, दिखाओ दिखाओ। फिर जब वो चले जाते थे गेस्ट, फिर से शुरू। फिर पापा ठोकते थे, उसके सामने तो तुम मेरा बेइज्जती कर दिया, क्या किया। तो पिताजी की वजह से बेखौफ एकदम बेबाक अंदाज में फिर मैं स्टेज पे आना, बोलना सीखा, स्पीच कॉम्पिटिशन्स वगैरह पे हिस्सा लेने लगा, अलग अलग जगह पे डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे वहाँ पर हिस्सा लेने लगा, मुझे पैसे मिलने लगे, पुरस्कार देते हैं ना, 1 रुपये का इनाम मिला है आदर्श आनंद को, 501 रुपये का मोटिवेशन मिलने लगा। वो हाँ, मोटिवेशन मिलने लगा। मैंने अरे भाई इसमें तो पैसे भी आते हैं, और नाम अलग से पेपर में छपने लगा। आदर्श आनंद ने किया, महमूद का नकल महमूद के गाने पर किया आदर्श आनंद ने तहलका। तो उस वक्त मैं जब डांस किया करता था तो मेरा 2-3 गाना बहुत ज़्यादा फेमस था बिहार और भागलपुर के इसमें। एक था मेरा दिल ले गई वो कमों किधर, मैं देखो इसको इधर उधर, या रो जाओ ढूंढ के लाओ, या सनी देओल जी का। फिर दूसरा गाना था देखो 2000 ज़माना आ गया, मिल के जीने का बहाना आ गया, आमिर खान सर का। फिर तीसरा था महमूद सर का, वो था हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो वो जो गाना था मेरे लाइफ का सबसे मतलब ऐसा गाना था, उसने मुझे बहुत पहचान दी बचपन से ही। पेपर वेपर में नाम आने लगा, बड़े बड़े SP DSP DM इन लोगों से पुरस्कृत होने लगा मैं। बड़े बड़े नेताओं के होली मिलन समारोह होता है जी, तो उस पर बुलाने लगे लोग, इस बच्चे को बुलाओ आदर्श आनंद को। तो इस तरह करके मेरे को पहचान मिली महमूद सर के गाने से, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हो। उस वक्त अभी भी तो काला ये श्यामला ही है, लेकिन सच में हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये गाना मेरे लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था और वही मेरे को पहचान दिया। सो धीरे धीरे करते करते फिर रेडियो किया हमने जी। 10 मतलब ये सब जो है ना, डांस वगैरह ऑर्केस्ट्रा वगैरह करता था साइड से, ये सब चलता था, पैसे भी मिल जाते थे, घर भी थी, घर का भी खर्चा होता था, एक सपोर्ट हैंड भी बनते गए आप। ये सपोर्ट हैंड बनता गया। फिर एक एक्टिंग शो हो रहा था घर घर में स्टार, तो उसमें हिस्सा लिया, उसमें जीत गया मैं 51,000 रुपये का कैश प्राइज़ मनी एक्टिंग में। फिर उसके बाद रेडियो मिला मुझे, रेडियो पे 4 साल तक हमने जॉब करा एज एन RJ। धीरे धीरे करते करते ये सब, एक कैरेक्टर मेरा फेमस हुआ भागलपुर की जिया जी, बहुत फेमस हुआ। कभी कभी वो दाढ़ी में वीडियोस बना देती है, पता नहीं उसका क्या चक्कर है। तो ऐसे करते करते लोग फिर जानने लगे, पहचानने लगे। जो आपने स्पूफ का जिक्र किया ना, वो सब स्पूफ बनाने लगा, लोग प्रोडक्शन वाले भेजने लगे, बोलने लगे कि इस पे बनाओ प्लीज़। फिर मैं उस पर बनाने लगा, वो फिर चलने लगा, लोगों ने फिर कंटेंट लिखने लगा। तो आप मल्टी टैलेंटेड बनते गए कि सिर्फ आदर्श शोएब सिर्फ गाना नहीं गाता, सिर्फ कलाकार नहीं है, वो मल्टी टैलेंटेड है कि लिखवा लो, करवा लो, कुछ भी एक्टिंग मिमिक्री करवा लीजिए, शूट में वो जाते रहते हैं। तो ऑल ओवर, और अभी आपने बताया कि पूरा ये रेडियो वगैरह पे भी आप पूरा अपना शो लाते रहे। आदर्श जी, आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या रहा इमोशनली भी, और एक पूरा हमें टर्निंग पॉइंट मिल गया कि यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई, मुझे एक लैंडलाइन मिल गई जिस पे मुझे फोकस करना है और अपनी इस लाइफ का, अपने इस कैरियर को आगे ले जाना है? नहीं, हमको नहीं लगता है कि हमारा लाइफ चेंज हुआ है। लोगों को लगता होगा उसके अपने सोच के हिसाब से, नज़रों के हिसाब से, लेकिन हमको नहीं लगता कि चेंज हुआ है।
सब कुछ एज इट इज़ वही है, लेकिन हमको लगता है काम थोड़ा बढ़ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई है, सोचने का, बात करने का तरीका थोड़ा बदल गया है या बदल लिया है हमने। वो जो भी करना होता है सोच समझ कर करना होता है। जैसे आपने जिक्र किया वो बेरोज़गार सॉन्ग, इस सॉन्ग को बनाने से पहले हमने 100 दफ़ा सोचा होगा कि ये गाना बनाएं, इसका क्या नतीजा होगा, इसका क्या रिजल्ट निकलने वाला होगा। 100 दफ़ा मैंने सोचा, फिर उस पर हाथ रखा कि ये चलो बनाते हैं यार, क्योंकि सरकार तो एक है लेकिन उस सरकार के पीछे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हम तो सबसे पहले लोगों की बात सुनेंगे। तो जो बेरोज़गार लोग हैं, बेरोज़गार युवा हैं, तो उनके लिए आवाज़ बनने की कोशिश करिए, वीडियो बना दिए, वायरल हो गई, अलग अलग पेज और अलग अलग लोगों ने शेयर किया। तो हमको लगता है कोई चेंजेस नहीं है, बस ये जो मैंने बताया उन चीज़ों में मैंने चेंजेस लाने की कोशिश करी है। जहाँ जहाँ हमें लगता है, मैं लड़की भी बनता हूँ, आने वाला कल अगर मेरे को एक छक्के का भी रोल मिलेगा तो मैं बखूबी करना चाहूँगा, क्योंकि हमको लगता है जो छक्का लोग, जिसको छक्का बोल देते हैं हम इजीली, जिसको हम गाली समझते हैं, तो है तो हालांकि वरदान हमारे समाज के, तो हम उसका भी रोल ज़रूर करेंगे, काहे कि हमको लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी लेकर प्रेरित करना चाहिए, एक मैसेज कन्वे होगा। मैं कोशिश करता हूँ बाल विवाह को लेकर, चाइल्ड लेबर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, फिर क्या बोलते हैं किसान लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं उसको लेकर, कर्ज को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर, दहेज को लेकर, मैं इन चीज़ों पे ना, बलात्कार को लेकर, मैं इन चीज़ों, आप मेरे जब प्रोफाइल को पूरा चेक करेंगे तो आपको सारा चीज़ दिखेगा कि मैं अलग अलग चीज़ों पे मतलब कोशिश करता हूँ कि हाँ लोगों तक थोड़ा सा ये मतलब ये जागरूक हो, मतलब समाज के वो मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर अक्सर राजनेता वोट पाते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर काम नहीं हो पाता। शुरुआत बेरोजगारी से करते हैं आदर्श जी। बेरोजगारी का मुद्दा न केवल बिहार के अंदर है, यूपी जो सट्टा हुआ राज्य है वहाँ पर भी, दिल्ली, महाराष्ट्र में हम हैं तो यहाँ पर भी है, यानी कि देश के अलग अलग कोने में बेरोजगार युवा घूम रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं आप युवाओं की स्थिति? आखिरकार इतना बेरोजगार वाला जो स्तर है ये बढ़ता जा रहा है, और यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, लाखों रुपए की पढ़ाई करते हैं, हाथों में डिग्रियाँ होती हैं और भटक रहे होते हैं। तो ये देखकर क्या महसूस होता है? प्रकार के लोग हैं, और जो डिग्री की बात करी आपने, डिग्री मिलने के बाद वो कहीं और माइग्रेट हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रोल करता है बेरोजगारी का, कि पढ़ने के बाद लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, पढ़ने के बाद, पढ़ाई लिखाई डिग्री लेने के बाद कहीं और जाके रह गुज़र करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ये तो हम लोग, अगर कोई पूछता है किसी से कि बेरोजगारी का जो मुख्य कारण क्या है, लोग बता देते हैं कि पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई हो, एजुकेशन हो। हमको नहीं लगता भाई कि एजुकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमको लगता है कि सोच, सबसे पहले सोच। दूसरी चीज़ कि अगर आप पढ़ रहे हैं ना, फिर बाहर जो आप जाकर जॉब कर रहे हैं, बाहर आप सारा सेटलमेंट कर रहे हैं, फिर वापस नहीं आते आप। एग्जैक्टली। आप अगर वापस आएँ और कुछ ऐसा कोई फैक्ट्री खोले या कुछ आपने खोला है, फिर 4-10 लोग आप उससे कमा रहे हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मुंबई में। मैं फिल्म सिटी गया तो फिल्म सिटी मैंने देखा कि काफ़ी यूपी बिहार के लोग वहाँ पे हैं। तो हमको लगता है कि उनको रोज़गार मिल रहा है वहाँ से यहाँ है, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं वैसा कुछ, ना वैसा कुछ बड़ा इंडस्ट्री है वहाँ, ना इंडस्ट्रियल एरिया का कुछ ऐसा कोई चीज़ व्यवस्था है ही नहीं जो कि वो वहाँ पर रह कर करे, है ना कोई फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे है, ना भागलपुर में अपने तो का एयरपोर्ट भी नहीं है ठीक है। तो कुछ ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जहाँ पर लोगों को रोजगार मिले, तो क्यों बाहर वो मतलब भटकेंगे। तो इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? सरकार की नाकामी है या फिर इसमें व्यक्ति खुद जिम्मेदार है? व्यक्ति, सबसे पहले तो व्यक्ति जिम्मेदार है ना। चैरिटी बिगिंस एट योर होम। शुरुआत आपके घर से ही होती है। पहले तो आपको अपने आप को बदलना होगा, फिर क्योंकि आप जब अपने आप को बदलोगे तभी आपके अंदर वो ताकत होगी सरकार बदलने की जी, है ना। एक कहते हैं ना, कास्ट योर वोट, डोंट वोट योर कास्ट। तो कास्ट करो वोट को, लेकिन जो मैंने बोला वो स्लोगन्स, मतलब देखो ना यार कि कौन क्या जो व्यवस्था है उसको चेंज कर सकते हैं लोग। और सबसे ज़्यादा मतलब गलतियाँ युवा ही कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में कि ज़्यादा तो उतना हमको पता नहीं है और हम ज़्यादा उतना दिमाग लगाते भी नहीं है, क्योंकि जो अपना काम है वो।
लेकिन आपने इस गाने के माध्यम से हर युवाओं के दिलों को छू दिया, क्योंकि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन्होंने उस गाने से खुद को जोड़ा और समझा कि मैं भी बेरोजगार हूँ और बेरोजगारी पर आप सॉन्ग ले आए। सर, मैं अलग अलग राज्यों में जाती रहती हूँ कवरेज के लिए। इलेक्शन के दौरान मैं सबसे ज़्यादा राज्यों में जाती हूँ और युवाओं से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। युवाओं के भीतर बड़ी नाराज़गी है रोजगार को लेकर, और युवाओं का ये साफ कहना है कि मौजूदा सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो युवाओं की ओर ध्यान ही नहीं देती। फैक्ट्रियाँ नहीं है, कंपनियाँ नहीं है, रोजगार के लिए कुछ माध्यम ही नहीं है जिससे रोजगार पाया जा सके। सरकार का ये कहना होता है कि अगर आप में योग्यता होती तो आपको रोजगार मिल जाता। तो क्या सब कुछ योग्यता पर ही डिपेंड है? जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास कोई ज़रियात नहीं है, वो कैसे रोजगार को पा सके? सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे हम कि आजकल मतलब इस पृथ्वी में कोई ऐसा इंसान है जो परिपक्व है, कोई विद्वान नहीं है। जो भी है ज्ञान पाता गया है, लेता गया है जी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रोजगार पाने के लिए आपका एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम एमएससी करके ड्रॉप कर दिए, मतलब एमएससी में आई वाज परसुइंग माय एमएससी, आई ड्रॉप्ड। ठीक है, मैंने ड्रॉप कर दिया एमएससी। तो पढ़ाई तो आगे भी कर सकते थे हम, आगे भी करके कुछ कर सकते थे, लेकिन हमको इसमें बहुत रुचि होने लगी तो हम ये करने लगे और इससे मेरे को पैसे भी आने लगे। हम ये कर रहे हैं। आपने अपने शौक को ही अपना पैशन और प्रोफेशन मैच कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सिस्टम थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। ठीक है ना, सिस्टम अगर मजबूत होगा ना तो फिर गजब सी बात हो जाएगी। भाई रुको ना, चुपो ना, आलम ये बात ना कर रहे हैं। ये अंदाज है आदर्श जी का। और हम इस वक्त होटल के अंदर शूट कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि होटल वालों को भी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं हमको। वो बोल रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत तो हमें हो रही है, क्यों बात कर रहे हो? हमारा इंटरव्यू खराब हो जाएगा। आदर्श जी, बेरोजगारी का मुद्दा, और आपने अभी दहेज प्रथा की बात की। अच्छा, मैं ये बात कंप्लीट नहीं किया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है ना, सिस्टम थोड़ा सा टाइट अगर रहे ना हर एक मामले को लेकर, बस खाली मजबूती बरतेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब यूपी बिहार के लोग मुंबई क्यों आ रहे हैं? ये सवाल मेरा आपसे ही है, क्यों आ रहे हैं? रोजगार की तलाश में। क्यों आएंगे? क्योंकि जब रोजगार वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, इसीलिए इसके पीछे अगर हम जिम्मेदार माने इनडायरेक्ट और डायरेक्टली। यस, एग्जैक्टली। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री बसा हुआ, अलग अलग कंपनीज है, वहाँ है ही नहीं कुछ। तभी तो यहाँ भटकते हुए हैं। फिर सरकारें कर क्या रही है? इतने लंबे समय से गद्दियों पर बैठी है, सत्ता में काबिज है, तो सरकारें कर क्या रही है? बिहार का क्या हाल है? भागलपुर में कितना विकास पहुंचा? हम ज्यादा तो नहीं बोल सकते, हम अभिनेता हैं, नेताओं वाली बात नहीं कर सकते, लेकिन हमको लगता है जी, हमको लगता है नफीसा जी की ये जो सरकार कर क्या रही है आप बोल रहे हो, तो हमको लगता है कि सरकार जो है अगले इलेक्शन की तैयारी करती है हर बार। ये बात मजेदार आपने कही। अगले इलेक्शन की तैयारी करती है हर बार। ये हो गया, फिर अगले के लिए तैयारी। पगड़ा सब। थोड़ा नेताजी के अंदाज में कुछ कहिए। देखो, यहाँ पर जो है मैं बैठा हुआ हूँ, लालू बोलता है हमको। यहाँ पर ये भी बैठी हुई है मोहतरमा, मैंने रोजगार का बात छेड़ के बहुत गलत किया। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है हमको भी समझ में नहीं आ रहा क्या है। ये मोदी जी बताएंगे इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। हाँ? हम बोला जो है बीच में बिजली आएगी, बिजली आएगी, बिजली आएगी, मोदी जी बोले आएगी। हाँ बेटा, देखता हूँ मैं होटल के बाहर निकला, सही में बिजली नाम की लड़की आ गई। बीच में नीतीश जी आ गए। नीतीश जी का तो नीतीश सर का तो हमको यही है ना, हमको तो लगता है कि ऐसे ही कुछ बोलते हैं। मैं प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया मैंने, लेकिन हमारे मोदी जी हाँ। मोदी जी पर आ जाते हैं सीधा। चलिए मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों,
हमारे बीच में तरह तरह के मुद्दे आते रहते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी मुझे भी नहीं पता। नेताओं को नहीं पता कि समाधान कैसे निकलेगा, लेकिन भाषणबाजी कैसे करते हैं निकलेगा। मोदी जी बड़े नारे देते हैं चाय को लेकर, बताते हैं कि चाय बेचा करते थे। अच्छा, मोदी जी को सुनकर आपको क्या महसूस होता है? कैसे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे? बहुत अच्छे हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर हम इन सबको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। लोगों का अलग है, वो पार्टीशन कर देते हैं कि ये इसको प्यार कर रहा है तो ये इसी पार्टी से, वैसा कुछ नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर हमें बहुत प्यारे लगते हैं जी। ठीक है, और लालू जी भी बहुत प्यारे लगते हैं, तभी तो हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल। लोग, हम अगर उनकी मिमिक्री कर रहे हैं या वॉइस निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको ऑब्जर्व किए होंगे ना जी। तो हमको व्यक्तिगत तौर पे हमको अच्छे लगते हैं, व्यक्तिगत तौर पर। और मोदी सर भी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लगते हैं। तो और भी भैया मैं कैसे मशीन बनाऊंगा? इन्हीं की कमी थी राजनीति में। राहुल गांधी यात्रा भी करते हैं। राहुल गांधी इस वक्त परिपक्वता की तरह हमले भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान को खतरा है। मौजूदा सरकार जो है, खासकर पीएम मोदी और अमित शाह पर खूब हमले बोलते हैं। कहते हैं कि जो आरक्षण का मुद्दा है, जातीय जनगणना का मुद्दा है और संविधान का मुद्दा है, बीजेपी इन मुद्दों पर कभी अपना रवैया साफ नहीं करती और संविधान को खत्म कर अपना एक संविधान लाना चाहती है। तो थोड़ा सा इस पर भी राय रखिए कि कौन नेता मुद्दों पर चर्चा कर रहा है या सब अपने अपने मुद्दे लेकर बैठे हैं। कसम से बता रहे हैं, हम जो है ना न्यूज़ वगैरह एकदम नहीं देखते हैं, और ये सब बहुत सारी बातें हमको सुनने में भी लग रहा है कि हाँ अच्छा ये हो रहा है, अच्छा ये है। न्यूज़ नहीं दिखते। अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट्स योर नेगेटिविटी आदर्श, तो हम उनको यही बताएंगे कि हम पेपर नहीं पढ़ते, हम न्यूज़ नहीं देख पाते। ऐसा नहीं कि आई डोंट लाइक न्यूज़ एंड ऑल, लेकिन हम देख ही नहीं पाते, समय नहीं मिलता। अब समय तो इंसान के पास है। अगर वो कहता है कि समय नहीं मिल पा रहा है तो सबसे ज्यादा समय उसी के पास है। लेकिन हमको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम में इतना मग्न है, उससे फिर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाता, जो कि हम ये देख पाएंगे। लेकिन मैं आदर्श जी, भले ही अब पॉलिटिकल सवाल छोड़ दूं, लेकिन आखिरी सवाल जरूर लूंगी, बेहद जरूरी है। क्या आदर्श जी मानते हैं कि राजनीति हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर होनी चाहिए? नहीं, जातिवाद में नहीं होनी चाहिए राजनीति। ये सरासर गलत है ना, खराब है, ये बहुत घिनौना है। तभी ये घिनौना राजनीति है। अगर जातिवाद पे जाति को लेकर हो रहा है तो ये बहुत गलत है। और हमको लगता है कि अगर सब नेता, हमको तो उतना ज्ञान नहीं है, कहते हैं ना कि जिसका जो है काम वही काम होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो हमको लगता है कि सभी अगर नेता जो भी अपने अपने पद पे हैं, नेता हैं, वो अगर अपने काम को बहुत निष्ठापूर्ण के साथ करे तो हमको लगता है कि हमारा जो भारत है वो तो अभी तो शक्तिशाली कहा ही जाता है। और हमको लगता है कि लोग जहाँ पे बेरोजगार भटक रही है, वो जो भी हो रहा है, हमको लगता है अगर शक्ति में आ जाए सभी लोग तो कि हाँ ये चीज़ें, ये सिस्टम। अब जैसे सबसे बड़ा कारण ये है बेरोजगार को लेकर कि स्टूडेंट्स 4 साल की मेहनत करते हैं। हम युवाओं की तरफ से ये कह रहे हैं, स्टूडेंट्स 4 साल की लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 4 साल की प्रिपरेशन करने के बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक की समस्या बिहार और यूपी के अंदर सबसे ज्यादा है। अब बताओ कि वो 4 साल मेहनत करके एक दिन में पेपर लीक हो जाना, तो फिर 4 साल वो तो बेटा बैठ के फिर रटेगा, फिर पढ़ेगा, मतलब ये तो मजाक ही है ना। तो इन तमाम चीज़ों को हमको लगता है कि ठोस बनाना चाहिए। लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार है सर, डबल इंजन सरकार का दावा किया जाता है, बावजूद इसके पेपर लीक जैसी समस्या बार बार देखने को मिलती है। क्या कीजिएगा, हमको लगता है पेपर सब पानी से बनाता है जो लीक हो जाता है। तो क्या ये लीक वाली सरकार है? हाँ, हम सरकार की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन हमको लगता है सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो क्या अभी मजबूत नहीं है? हमको नहीं लगता मजबूत नहीं है वहाँ की सरकार। आप कलाकार हैं, हम पत्रकार हैं। हाँ। तो आप हमारे सवालों से नहीं बच पाएंगे और हम आपकी कलाकारी से नहीं बच पाएंगे। नहीं, आपके सवालों से हमें बचना भी नहीं है, हमको सारा जवाब देना है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार, अगर यूपी बिहार की सरकार है ना जी, तो पेपर लीक क्यों होगी? कुछ ना कुछ तो कारण और कुछ ना कुछ तो सिस्टम डोला हुआ है। अगर हम ढील नहीं छोड़ेंगे तो गुड्डी जो है, गुड्डी पूरा पीलेगा कैसे? अगर हम ढील छोड़ेंगे तभी तो गुड्डी पीलेगा। पतंग की बात कर रहे हैं, और उसको समेटेंगे
तब वो पास आएगा। समेटना जरूरी है, ढील छोड़ दी है सब कुछ भाई। तो मतलब आपको लगता है कि सिस्टम कमजोर है और सिस्टम की ही वजह से ऐसा सब कुछ होता है। अब आपके काम पर आ जाते हैं आदर्श, ये राजनीति पर बहुत चर्चा कर ली, हमको पूरा घुमा दी है राजनीति में। हालांकि आप जवाब नहीं दिए, आप भी रास्ता देखकर निकल लिए, कोई बात नहीं। बताएं किसका जवाब चलिए ये जो राजनीति चल रही है सर हिंदू मुसलमान वाली, हर राज्य में गलत है, ये गलत है। हिंदू मुसलमान वाली जो राजनीति चल रही है जातिवाद को लेकर, क्योंकि मैंने आपको सुना भी, मैं बहुत देर से आपको सुन रही हूँ, आप उर्दू भी बोल रहे हैं, संस्कृत भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, तीनों लैंग्वेज का आपका मिक्सचर है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर कोई और पार्टी का कोई भी नेता जब हिंदू मुसलमान के नारे पर या मुद्दे पर आकर चुनाव में वोट मांगे, तो क्या ये सही मानते हैं? हमको लगता है कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब आपने बोला ना कि अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ, उर्दू बोल रहा हूँ, हमको बचपन से यही शिक्षा मिला है जी, है ना। हमको बचपन से यही शिक्षा मिला है कि बोलना कैसे है, बात कैसे करना है। हमको माता पिता से मेन में हमारे सर्वोपरि वही है। अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो हमको मत बोलिएगा, मेरे पापा मम्मी को जाकर उनसे सवाल कर लीजिएगा। लेकिन ये तो आप बच रहे हैं। नहीं बच नहीं रहे हैं, वैसे भी हम बिहार का लौंडा, हम ऐसे मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, हमको उतना दिक्कत नहीं है। अब मुंह भी तोड़ देते हैं। हाँ, हमको उतना दिक्कतें नहीं है। हमको जहाँ जो गलत लगता है वहाँ पे हम बेबाकी के साथ बोल देते हैं। लेकिन हमको लगता है कि दोनों एक दूसरे के ना मतलब परे हैं। अलग कर देंगे तो फिर आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। बिल्कुल। शब्दों में अगर हम ढूंढने लगे कि ये तो भाई ये तो मुसलमान का शब्द है, ये तो हिंदू का अल्फाज है, तो फिर दिक्कत है ना। और इसी तरह अगर हम देश में हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग कर देंगे तो फिर देश की खूबसूरती नहीं बचती। क्योंकि भारत जो जाना जाता है, पहचाना जाता है, वो इसीलिए जाना जाता है कि अनेकता में एकता वाला देश है। सब धर्म के लोग साथ में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बिल्कुल। आदर्श जी, अब आते हैं आपकी दुनिया पर, आपके काम पर, आपकी कलाकारी पर। मैंने बहुत सुना है कि मिमिक्री बहुत करते हैं, जैसा अभी आपने दिखाया भी। और क्या आपने वॉइस ओवर भी किया है, कार्टून ये सब? क्योंकि मेरा जो कैमरा पर्सन है वो ऑगी द कॉकरेज जो एक शो आता था, आपने देखा हो कार्टून, उसकी बड़ी फैन है। तो थोड़ा सा उसी अंदाज में कुछ। होटल वाले जैक तो नहीं जाएंगे? जाएंगे ना? अरे भैया खाली पेट दिमाग के रखते नहीं जी। अरे चिंगम सर, मुझे समोसे ला के। अय्यम्मा चिंगम का चांगू तो बचना है इम्पॉसिबल। बोलो तो इम्पॉसिबल। एक और वो ऑगी एंड द कॉकरोचेस। अरे भैया, अरे रोक दो भैया, ये कौन सा हमला हो गया भैया? ओए तू आगे बढ़ता चल, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा ही आओ ढाके ढाके ढाए तुझे नलो वाले बीबी बोले ये इतनी तो बौखला गया रे बाबा। ऐसे ही कुछ। सलमान खान। हाय दिस इज सलमान खान, और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनको दिल से बहुत बहुत प्यार है और शुक्रिया, इतना प्यार देते हैं। प्यार से दे रहे, रख लीजिए, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। शाहरुख खान, आपने प्यार की बात की तो मोहब्बत की बादशाह शाहरुख खान। अरे नैना, मेरी बात सुनो नैना, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों ओर महसूस करता हो। हर वक्त हर पल मेरी नैना सिर्फ तुम्हें ढूंढती है नैना। इसे प्यार को या पागलपन या मेरे दिल की धड़कन नहीं, एक ही बात है, प्यार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। अरे याद है तुमने मुझसे वादा किया था, वो एक वादा, वो मोहब्बत का इरादा। अरे जरूर नहीं कि तुम जिससे मोहब्बत करो वो तुम्हें हाजिर हो जाए। अगर मुझे छोड़कर जाना ही था तो मेरी जिंदगी में क्यों आई नैना? क्यों मुझे बदला? आई लव यू वेरी वेरी मच नैना। मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले करता था। साला, मैं सब जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं बची। क्या तुमने मेरे बारे में कभी सोचा? मेरे दिल में क्या बीतता है, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? नहीं साला, नहीं। ये
लेकिन मोहब्बतें में मोहब्बत अलाउ नहीं है। आप आई लव यू कह रहे हैं नैना को, आप भूल गए अमिताभ बच्चन गुरुकुल में इजाजत ही नहीं देते मोहब्बत करने की। हाँ वो तो अलग ही बोलते हैं मतलब। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये गुरुकुल के 3 स्तंभ है। ये वो आदर्श है जिससे हम आपके आने वाले कल को बनाते हैं। आपके फैन आपको बता रहे हैं कि आगे क्या करना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आप मिमिक्री कर रहे हैं। और जब शाहरुख जी की मिमिक्री आपने की जी। मैं आपकी आंखों को बड़ी बड़ी गौर से देख रही थी। अच्छा वो आंखों में आंसू दिखाई दिया, दर्द दिखाई दिया, तो क्या डीपली आप चले जाते हैं बिल्कुल? कैसे मिमिक्री करते समय कैसे फील होता है, कैसे कर लेते हैं आप? क्योंकि अमूमन आम व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो अपनी ही आवाज़ बार नहीं निकाल पाती, आप तो सबकी आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो कोशिश करता हूँ मैं कोशिश ही करता हूँ। अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है हमें नहीं पता, बट हम कोशिश कर देते हैं। सामने वाला वो डिसाइड करेगा सही किया गलत किया, जो किया आपके पास है। गोविंदा जी रह गए, नाराज हो जाएंगे। अच्छा गोविंदा जी ये मेरे फेवरेट हैं गोविंदा जी। सर। हाँ हाँ, मैं चोर हूं, मुस्लिम मुकातिल। जुल्म के काले दुनिया के लोग मेरे नाम से भी कांपते हैं। जानता हूं आशा कि तुम मेरे नाम से अपनी मदद करती हो, मगर मेरा विश्वास करो कि इस दुनिया का कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। कोई चोर जानबूझकर चोरी नहीं करता, कोई डाकू जानबूझकर डाका नहीं डालता, आपका पद कोई तबाह ऐसा ही जानबूझकर अपना जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को फंबल करने पर मजबूर कर देते हैं। नहीं, इंटरव्यू भी ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए ज़्यादा फंबल हो रहे हैं आप, क्योंकि आदर्श जो है वो शूटिंग से लौटे हैं और इस वक्त काफ़ी थके हुए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा समय लूंगी। इन्होंने इतना कवर किया है इस चीज़ को, लेकिन सच में थक चुके हैं। थोड़ा सा बस मैं आपके बारे में ये और जानना चाहूँगी कि आदर्शी आप लड़की बन जाते हैं और लड़कियों से भी ज़्यादा गजब ढा जाते हैं, खूबसूरत लगते हैं। भागलपुर की जिया बन जाइए एक बारी। अच्छा उसके लिए तो ऐसे बैठना होगा। हेलो गाइस, हाय, मैं हूँ जिया और मैंने कईयों को मतलब दिल दिया और दिल लिया। स्पेशली मैं आई मीन मुंबई राइट नाउ एंड आई फील वेरी एक्सॉटिक, ओके नाउ, बट क्योंकि ना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब मेरे साथ मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सखी बैठी हुई है और काफ़ी खुश मिजाज लग रही है और मुझे लगता है कि ये मेरी दोस्त हो गई है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना और आप लोग बहुत अच्छे हो यार। मतलब बहुत काम करते रहो, बहुत आगे बढ़ते रहो और दुआ करो कि भागलपुर की जिया भी मतलब तहलका मचाती रहे। मेरा गाना आ रहा है, वो देखना मत भूलना, ठीक है? गाना क्या आ रहा है? केला ले लो, ठीक है ना? ये गाना आ रहा है, आदर्श का गाना है, बहुत अच्छा गाना है। जैसे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आजकल के लोग ना इतने ज़्यादा ख़राब हो गए, मैं क्या बताऊँ। मतलब फलों को भी ना मतलब अल्टर फिल्टर रूप से देखते हैं। मतलब मैंने केला बोला 3-4 लौंडे हंस दिए, ये गलत बात है ना। मैं वो मानसिकता चेंज करने के लिए ये गाना मैंने आदर से बनवाया है। एक केला बेचने वाले की कहानी है, आप उसके चेहरे को जाकर देखना, कितने वो मासूम लगते, कितने इनोसेंट लगते, दिन भर खड़े रहते, तब जाके 1 दर्जन 2 दर्जन जो भी केले बेचते हैं वो बेच देते हैं। मतलब फिर देखो यार कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो गाना आ रहा है ना केला ले लो, बहुत इनोसेंट और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। एक केला बेचने वाले की कहानी पर ये गाना है। किस तरीके से माँ बीमार रहती है, वो घर से बाहर चल जाता है, माँ को बिना बताया, उसकी माँ को पता भी नहीं रहता कि मेरा बेटा केला बेचता है ठेले में। सो आप लोग जाकर देखना यूट्यूब पर, डी फॉर दरिंदा में। थैंक यू सो मच, आपने जिया को बुलाया और जिया के सब दीवाने भी हो गए। ये लोग दीवाने नहीं, ये लोग लाइन मारते तो जिया को ऐसे डर लगता है कि यार सब लोग लाइट मार रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, मतलब अंदर से तो मैं मर दी हूँ ना। चलिए धन्यवाद। बस एक आखिरी वो उनका था ना पुष्पा का। हाँ पुष्पा जरूरी है क्योंकि आपने उसका रिक्रिएट भी किया था। मैंने बहुत सारे वर्जन्स बनाए अलग अलग। पुष्पा 2 का बनाया, पुष्पा का बनाया था, डीजे अल्लू अर्जुन। मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ अल्लू अर्जुन का भी दीवाना है पुष्पा।
पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। काय झालं, काय झालं? हे किसो मेरे को देखेगी नहीं? हाँ हे क्या बोल रहा है तू? हाँ, एक चुम्मा का 5,000। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदर्श जी, आपने समय भी दिया और आपने हमारी ऑडियंस को एंटरटेन के साथ साथ आपने प्रेरणा भी दी है। आपको हज़ारों लाखों लोग देखते हैं देश भर में, आपसे प्रेरणा लेते हैं और काफ़ी लोगों ने आपसे प्रेरणा लेने के बाद अपने करियर की शुरुआत भी कर दी। ना केवल आपने कामयाबी हासिल की है और आप अपने करियर को बना रहे हैं, बल्कि आप अपने साथ साथ भागलपुर को भी डेवलप कर रहे हैं। जितना मुझे मालूम पड़ा है, अपनी पूरी टीम को डेवलप कर रहे हैं, भागलपुर को पूरे देश में फेमस कर दिया। इससे बड़ा क्या बात होगी। तो धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत इतना समय देने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाले जितने भी अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके गाने आने वाले हैं, मूवी आने वाली है, और अभी आप जाकर भागलपुर में शूट करने वाले हैं, तो उन सब के लिए शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये खास कवरेज पसंद आई हो, जो थोड़ी सी चुनावों से अलग थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी मुलाकात रही, बहुत अच्छी चर्चा रही, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आगे अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को चाहिए हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि आदर्श जैसे अलग अलग लोगों को समय लें, उनसे बातचीत करें, जो देश के लिए, जो समाज के लिए एक प्रेरणा है। फिलहाल के लिए दीजिए यार। और जाते जाते मैं भी ये कहना चाहूँगा कि एक संदेश है लोगों के लिए, जो हमारे जैसे युवा हैं, कि अंजुम ड्राइवर जी का एक शेर याद आ रहा है हमें, वो कहकर मैं रफू चक्कर होना चाहूँगा कि अपनी आँखों को चार मत करना, तुम सितारे शुमार मत करना, अपनी आँखों को चार मत करना, तुम सितारे शुमार मत करना, लड़कों मुझको तजुर्बा है बहुत, मशवरा है कि प्यार मत करना। धन्यवाद, शुभकामनाएं। आगे और भी थोड़ा सा। अच्छा जी बिल्कुल। वक्त बर्बाद करता रहता था, रोज फरियाद करता रहता था, हिचकियाँ उसे भी आ रही होंगी, मैं उसे याद करता रहता था। शुक्रिया, धन्यवाद सर। आपके सारे प्रोजेक्ट जितने भी अपकमिंग वो कामयाब रहे, सक्सेस रहे, और आप इसी तरीके से कामयाबी की बुलंदियां छूते रहे। आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो ज़रूर इस पूरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिलहाल के दीजिए, धन्यवाद।